नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत रेशम मार्ग तब और अब तथा चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुने आज के मुख्य समाचार। महासचिव शी जिनपिंग के नेतृत्व में गरीबी उन्मूलन की ऐतिहासिक गाथा पर पुस्तक प्रकाशित। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल का सैन्य हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है और कई देशों ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के सैन्य अभियान रोकने की अपील की। अब आप अखिल पारे से सुनिए आज के पूरे समाचार। महासचिव शी जिनपिंग गरीबी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करते हैं शीर्षक से एक महत्वपूर्ण पुस्तक हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय स्कूल प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई है और इसे पूरे देश में वितरित किया गया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद से महासचिव शी जिनपिंग के नेतृत्व में सीपीसी केंद्रीय समिति ने मजबूत और निर्णायक दिशा प्रदान की है। इसी नेतृत्व में पार्टी और देश ने न केवल उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की बल्कि अनेक ऐतिहासिक परिवर्तन भी देखे। इन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को तथ्यात्मक और सजीव रूप में दर्ज करने के उद्देश्य से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रचार प्रसार विभाग और केंद्रीय स्कूल ने संयुक्त रूप से मौखिक इतिहास संग्रह और संकलन की एक श्रृंखला शुरू की। इस परियोजना के पहले चरण में विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन से संबंधित मौखिक इतिहास साक्षात्कारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने 2 मार्च को आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बगैर ईरान पर सैन्य हमला किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि चीन इस बात को लेकर अत्यंत चिंतित है कि यह संघर्ष पड़ोसी देशों तक फैल सकता है और व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बन सकता है। माओ निंग ने साफ किया कि चीन के दृष्टिकोण में खाड़ी क्षेत्र के सभी देशों की प्रभुसत्ता, सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता का पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित पक्षों से तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की ताकि संघर्ष और अधिक न फैले तथा स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि चीन खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक की सराहना करता है, जिसमें यह बल दिया गया कि वर्तमान संकट का समाधान केवल वार्तालाप और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने 2 मार्च को आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि अब तक 3000 से अधिक चीनी नागरिक ईरान से सुरक्षित रूप से हटाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि ईरान के आसपास स्थित देशों में चीनी राजदूतावासों और महावाणिज्य दूतावासों ने संबंधित बंदरगाहों और सीमा बिंदुओं पर कार्यदल तैनात किए हैं, जो ईरान से निकलने वाले चीनी नागरिकों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। माओ निंग ने कहा कि ईरान की वर्तमान गंभीर सुरक्षा स्थिति को देखते हुए चीन एक बार फिर वहां रह रहे अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईरान में मौजूद चीनी नागरिक अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करें और यथाशीघ्र देश छोड़ने की व्यवस्था करें ताकि संभावित जोखिमों से बचा जा सके। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय द्वारा हाल ही में रूस से जुड़े आधार पर कई चीनी कंपनियों पर नए दौर के प्रतिबंध लगाने की घोषणा के संबंध में चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने 2 मार्च को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन ने बार बार तथा कथित रूस संबंधी कारणों का हवाला देकर चीनी कंपनियों पर एक तरफा प्रतिबंध लगाए हैं। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना उठाए गए एक तरफा प्रतिबंध है, जिनका चीन कड़ा विरोध करता है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि यूक्रेन संकट के संदर्भ में चीन ने हमेशा कानूनों और नियमों के अनुरूप दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर सख्त नियंत्रण रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चीनी और रूसी कंपनी
कंपनियों के बीच सामान्य व्यापारिक लेन देन और वैध सहयोग में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च को शाम 6:54 पर 2026 के लिए चीन का कुल बॉक्स ऑफिस 10 अरब युआन से अधिक हो गया, जो उत्तरी अमेरिकी बाजार से 2.5 अरब युआन से अधिक है और वैश्विक एकल बाजार बॉक्स ऑफिस चार्ट में टॉप पर बना हुआ है। अब तक 2026 में कुल फिल्म देखने वालों की संख्या 22.5 करोड़ तक पहुंच गई है और कुल स्क्रीनिंग की संख्या 2.61 करोड़ रही। साल के केवल 2 महीनों में 10 अरब युआन का बॉक्स ऑफिस हासिल करना न केवल चीनी फिल्म बाजार के मजबूत जीवंतता को दर्शाता है, बल्कि चीनी फिल्म उद्योग संरचना के निरंतर अनुकूलन और बढ़ते बाजार के लचीलेपन की सकारात्मक विकास प्रवृत्ति को भी प्रतिबिंबित करता है। ईरान की लेबर न्यूज एजेंसी ने रविवार को बताया कि पूर्व ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद इजरायली अमेरिकी एयर स्ट्राइक में शहीद हो गए हैं। वे 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति थे। ईरान सरकार समर्थक इस मीडिया आउटलेट ने दावा किया कि स्ट्राइक में अहमदीनेजाद के नॉर्थ ईस्ट तेहरान के नारनक में उनके घर पर हमला हुआ, जिसमें उनकी और कई अंगरक्षकों की मौत हो गई। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नारनक में स्ट्राइक शायद शनिवार देर रात हुई, लेकिन अहमदीनेजाद के परिवार ने सोमवार को अन्य गैर सरकारी मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया, जिनमें उनकी मृत्यु की खबरें प्रसारित की गई थी। इससे पहले इजरायली अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या की गई। इस हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सचिव अली लारिजानी ने 2 मार्च को स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं करेगा। उन्होंने ये बयान सोशल मीडिया पर प्रसारित एक मीडिया रिपोर्ट के संदर्भ में दिया, जिसमें दावा किया गया कि अली लारिजानी ने किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से अमेरिका के साथ बातचीत बहाल करने का प्रस्ताव रखा है। लारिजानी ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई है। एक अन्य पोस्ट में अली लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाया कि वे मध्य पूर्व क्षेत्र को अस्थिरता और गड़बड़ी की ओर धकेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब ट्रंप को अधिक अमेरिकी नागरिकों और सैनिकों की संभावित हताहतों की चिंता सताने लगी है। लारिजानी के अनुसार ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति को व्यवहार में इजराइल फर्स्ट में बदल दिया है और इजराइल के हितों के लिए अमेरिकी सैनिकों का बलिदान किया है। अमेरिका और इजराइल ने 1 मार्च को ईरान के विरुद्ध अपने सैन्य हमले जारी रखे। इन हमलों के परिणाम स्वरूप 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनेई की मृत्यु हो गई। घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई देशों ने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई की निंदा करते हुए अयतुल्ला खामेनेई की मौत पर शोक जताया और सभी पक्षों से तत्काल सैन्य अभियान रोककर स्थिति को राजनीतिक और राजनयिक समाधान की दिशा में ले जाने की अपील की है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एक आधिकारिक बयान जारी कर अमेरिका इजराइल हमले में खामेनेई की मृत्यु की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि किसी देश के शीर्ष नेता की जानबूझकर हत्या एक अत्यंत खतरनाक मिसाल स्थापित करती है और ये कार्रवाई मध्य पूर्व को व्यापक अस्थिरता और विनाश के कगार पर पहुंचा रही है। पाकिस्तानी पुलिस सूत्रों ने 1 मार्च को चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ को बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में ईरानी सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद भड़के अमेरिका विरोधी प्रदर्शनों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग।
नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में मैं पंकज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चीनी लेखक छे मुछी द्वारा लिखित रेशम मार्ग तब और अब शीर्षक किताब की कड़ी प्रस्तुत करेंगे। हम आपको पिछली बार सुनाई गई कड़ी को पहले सुनाएंगे, उसके बाद अगली कड़ी यानी एक नई कड़ी शुरू करेंगे। पिछली बार जो हमने आपको कड़ी सुनाई थी उसका शीर्षक था पश्चिमी क्षेत्र आने जाने वाले महाभिक्षु। पश्चिमी क्षेत्र आने जाने वाले महाभिक्षु। कुमार जीव ने सर्वप्रथम शाब्दिक अनुवाद के बजाय भावात्मक अनुवाद शुरू किया। अंतिम सांस लेते हुए उन्होंने दावा किया कि यदि उनके अनुदित पाठ मूल संस्कृत पाठों से ज्यादा हटकर न हो तो दाह संस्कार के बाद उनकी जीभ न गले। लोग कहते हैं कि जीभ पगोड़े के नीचे उनकी न गलने वाली जीभ दफन है। ये तो एकदम कल्पित दंत कथा मात्र है, मगर उन्होंने भावात्मक अनुवाद का जो श्री गणेश किया उसके लिए वे अमर रहेंगे ही। ईसा की 4वीं और 5वीं सदियों के बीच बौद्ध धर्म चीन में प्रचलित हो चला था। प्राचीन रेशम मार्ग पर स्थित उवई भी एक समय के लिए उत्तर पश्चिमी चीन में एक बौद्ध केंद्र बना। उवई में कभी 13 बौद्ध मंदिर थे। कुमार जीव के बाद सुप्रसिद्ध महाभिक्षु श्वेनचांग भी भारत जाते हुए उवई से गुजरे थे। उन्होंने यहाँ व्याख्यान भी दिए। तो किस मंदिर में? ये सवाल मैंने कई स्थानीय लोगों से पूछा। वे जवाब नहीं दे सके। श्वेनचांग उवई में 1 महीने से अधिक समय तक ठहरे। उन्होंने निर्वाण सूत्र और प्रज्ञा परमिता हृदय सूत्र पर व्याख्यान दिया था। उवई में धूम सी मच गई थी और श्रोताओं की संख्या बढ़ती चली गई थी। उस समय पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न देशों के व्यापारी और भिक्षु उवई आते जाते रहते थे। श्वेनचांग के व्याख्यान सुन वे उनके कायल हो उठे। उन्होंने न सिर्फ उदारता से श्वेनचांग को दान दिए बल्कि अपने अपने राजाओं के सामने उनकी प्रशंसा के पुल भी बांधे। श्वेनचांग की प्रसिद्धि शीघ्र ही पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न देशों में फैल गई। उनके अपने राज्य में आने से पहले ही कुछ बौद्ध धर्म के भक्त राजाओं ने उनके स्वागत सत्कार के लिए तैयारियां शुरू की। काओछांग के राजा उनमें सबसे उत्साही निकले। कुमार जीव और श्वेनचांग दोनों महान अनुवादक थे और दोनों ने चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में योगदान किए थे। एक पूर्व की ओर आए, दूसरे पश्चिम की तरफ गए। खशी गलियारे में उन्होंने अपने अपने पदचिन्ह छोड़े। उन दोनों ने यह थोड़े ही सोचा होगा कि कई हजार वर्षों बाद कोई उनके पदचिन्हों पर चलेगा। चरागाह और हिम नदियां। उवई के उत्तर में अपार टेंगर रेगिस्तान है और दक्षिण में बर्फीली छिलियन पर्वतमाला। रेशम मार्ग विशाल रेगिस्तान और बर्फीली पर्वतमाला के बीच एक सकरी पट्टी से गुजरता था। अक्टूबर का महीना, थोड़ी सी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद छिलियन पर्वतमाला पर चढ़ने में और भी आनंद मिलता है। हवा में ताजगी थी। आकाश जैसे पानी से धोया गया और एकदम साफ लगता था। एक तरह का विशेष प्रकाश फैल जाता था। दहलीज पर पैर रखते ही सफेद बर्फ से ढकी छिलियन पर्वतमाला नीले आकाश के नीचे स्पष्ट नजर आई। अगर आप बाजरे की झुकी हुई पीली बालियों और पॉपुलर के सुनहरे पत्तों के बीच में से छिलियन पर्वतमाला की ओर निगाह डालें तो मानो एक चटकीले रंगों वाला तैलचित्र सामने उपस्थित हो जाता है। उत्तर पश्चिम की दिशा में 45 किलोमीटर चलने के बाद हमारी गाड़ी राजमार्ग को छोड़कर छिलियन पर्वतमाला क्षेत्र की ओर मुड़ी। एक बल खाते हुए छोटे रास्ते पर 25 किलोमीटर की चढ़ाई कर गाड़ी तानवा फार्म पहुंची। हमें फार्म के दफ्तर में ले जाया गया। दफ्तर में आग जली थी। समुद्र सतह से 2300 मीटर ऊंचे स्थान पर जाहिराना तौर पर निचले स्थानों से अधिक सर्दी थी। मेहमान नवाज मालिक ने हमारे सामने गर्म गर्म घी की चाय के प्याले पेश किए। मैंने बड़ी उत्सुकता से एक चुस्की ली। बहुत सुगंधित थी। रास्ते में मुझे सर्दी लगी थी। घी चाय पीने के बाद सारे शरीर में गर्मी की लहर दौड़ गई। मैंने एक ही सांस में 2 प्याले चाय पी डाली और सर्दी 9-2-11 हो गई। फार्म के 30% चरवाहे तिब्बती थे। वे दूध से घी बनाने में माहिर थे। चाय की पत्तियां पानी में उबाल लेने पर उनमें घी डाला जाता, बस बढ़िया पेय तैयार हो जाता। तानवा फार्म में 10,000 हेक्टेयर का बड़ा चरागाह था। 6,000 भेड़ बकरियां, 2700 सुरा गायें और 1,000 से अधिक सवारी घोड़े और दुधारू गायें थीं। हमारी गाड़ी छिलियन पर्वतमाला के गर्भ की ओर बढ़ती जा रही थी। ढलानों पर घास ही घास थी। रंग पीला पड़ने लगा था। चरवाहे सर्दियों में मवेशियों के चारे के लिए घास काट रहे थे। गाड़ी समुद्र सतह से 2800 मीटर ऊंचे पहाड़ को पार कर नीचे की ओर कई किलोमीटर दौड़ने के बाद एक काफी चौड़ी वादी में आ गई। शांगसी नदी एक रुपहले रंग के फीते की तरह वादी के बीच में से इठलाती आगे बढ़ती चली जाती। यहाँ पर फार्म का सबसे बड़ा घास मैदान है और उसकी ऊंचाई समुद्र सतह से 2300 मीटर है। दूर भेड़ बकरियां चींटियों जैसी लग रही थीं। वादी के दोनों ओर पहाड़ों पर सरू के पेड़ थे। ये अद्भुत दृश्यावली देख हिकाशियामा खाई का शानदार चित्र फिर से मेरी नजरों के सामने उभर आया। इतने में आकाश में कल हंसों का एक बड़ा झुंड उड़ता हुआ नजरों में बैठा।
दूर से तिब्बती चरवाहों के गीत के स्वर सुनाई पड़े। भला इस प्राकृतिक सौंदर्य से मैं क्या मंत्रमुग्ध न होता। मैंने सोचा कि हांगचाओ की पश्चिमी झील और हानशांग पहाड़ों पर बादलों का समुद्र आकर्षण के केंद्र अवश्य है, लेकिन बियाबान जंगल और चिलियन पर्वतमाला के चरागाह पर्वत गाइड में शामिल न होने के बावजूद अपने सौंदर्य के लिए लोगों का मन लुभाते हैं। पूर्व से पश्चिम तक 800 किलोमीटर की दूरी पर फैली चिलियन पर्वतमाला में 3000 से अधिक हिम नदियां हैं, जिनकी घाटियों का कुल क्षेत्रफल 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। दूसरे शब्दों में ये एक विशाल घनीभूत जलाशय है। खशी गलियारे में लगभग सभी जमीन इन्हीं हिम नदियों के पानी से सिंचित है। चिलियन पर्वतमाला की सुनसान बर्फीली दुनिया खशी गलियारे का जीवन स्रोत है। खुश्क खशी गलियारे में औसत वार्षिक वर्षा मात्रा 40 और 140 मिलीमीटर के बीच है। फिर वाष्पण भी बहुत तेजी से होता है। जितनी वर्षा होती है वो सारी की सारी वाष्प बन जाती है। चिलियन पर्वतमाला एक भीमकाय पर्दे की तरह हिंद महासागर से आने वाली नम हवा को रोक देती है। फलस्वरूप पर्वत पर वार्षिक वर्षा मात्रा 300 से 600 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि पर्वत पर हिम नदियां काफी हैं। खशी गलियारे में तीनों बड़ी नदियां शियांग नदी, खखो नदी और शुलो नदी का उद्गम यही हिम नदियां हैं। खशी गलियारे में जमीन के नीचे 15 खरब घन मीटर जल का भंडार है, जो 300 लूचियाशिया जलाशयों के बराबर है। इसका स्रोत भी हिम नदियां हैं। चिलियन पर्वतमाला से वापस लौटते हुए मैंने उवेई काउंटी के 2 बड़े बड़े जलाशय नानइंग जलाशय और शीइंग जलाशय देखे। इन दोनों जलाशयों में 1 करोड़ घन मीटर पानी समाता है। पानी ले जाने वाली नहरों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। कंकड़ों और सीमेंट से बनी इन नहरों में पानी का बहाव काफी तेज था। कोई जानवर इसमें गिरा कि बह जाता और बचने का कोई रास्ता है ही नहीं। ऐसा प्रबंध इसलिए किया गया है कि पानी के वाष्पण को कम से कम किया जाए। खशी गलियारे में पानी सोने से भी अधिक कीमती है। मुझे बताया गया कि जलाशयों और नहरों के निर्माण के पहले नदियों का पानी गोबी रेगिस्तान में जहां तहां उमड़ता रहता था। जमीन के नीचे रिश्ता भी था और हवा में वाष्पित भी होता था। एक स्थानीय कहावत थी, नदियों के ऊपरी भागों में बैल डूब मरता है, जबकि निचले भागों में एक बूंद भी पानी नहीं। आज जलाशयों के निर्माण के साथ साथ 470 किलोमीटर लंबी रिसाव रोधक नहरें बनाई गई हैं, जिनसे अधिक से अधिक पानी को प्रयोग में लाना संभव हुआ है। उवेई अब कांसू प्रांत में सबसे अधिक अनाज उत्पादित करने वाली काउंटी है। किसानों को पानी की कमी महसूस होने लगी है। ऐसा संदेह है कि चिलियन पर्वतमाला पर हिम नदियां छोटी होती जा रही हैं और पानी के स्रोत कम। कृषि उत्पादन और जनजीवन को प्रभावित करने वाली इन समस्या पर लोगों का ध्यान केंद्रित था। इस समस्या पर मैंने वैज्ञानिकों की राय ली। लांचाओ हिमनदी अनुसंधान प्रतिष्ठान और लांचाओ विश्वविद्यालय के भूगोल शास्त्र विभागों के प्रोफेसरों का कहना है कि सर्वेक्षण के अनुसार मौसम में परिवर्तन के कारण चिलियन पर्वतमाला में हिमनदियां छोटी होने लगी थीं, लेकिन इधर के सालों में ये रफ्तार धीमी पड़ती चली गई। अब हिम नदियों के छोटे होने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि आगामी वर्षों में इन हिम नदियों से मिलने वाले पानी की मात्रा में वृद्धि होगी। ये खशी गलियारे की जनता के लिए एक खुशखबरी है। रेगिस्तान और प्राचीन दुर्ग। काउंटी केंद्र से उत्तर पश्चिम की दिशा में कोई 40 किलोमीटर चलने के बाद हमारी गाड़ी एक छोटी नदी के किनारे आ रुकी। पानी बहुत छिछला था। नदी में इधर उधर बिखरे पत्थरों पर पैर रखकर नदी पार की जाती थी। ये नदी धरती के गर्भ से फूट कर निकले सोतों से बनी थी और आगे बहती हुई फिर धरती के नीचे कहीं लुप्त हो जाती थी। खशी गलियारे में ऐसी नदियां कम नहीं हैं। नदी के उस पार नेरो लिव्ड ओलिस्टर के झुरमुटों के बाद एक रेगिस्तान फैला है। यही भीतरी मंगोलिया स्वायत्त प्रदेश, निंगशिया हुई स्वायत्त प्रदेश और कांसू प्रांत में फैला टेंगर रेगिस्तान है। एक ऊंचे रेतीले टीले पर चढ़कर मैंने नजर घुमाई। दूर, बहुत दूर तक असंख्य रेतीले टीले एक दूसरे से सटे हुए फैले थे, मानो उबलते सागर में ऊंची ऊंची लहरें एक दूसरे को धकेलती हुई आगे बढ़ रही हों और सभी जीवों को अपनी चपेट में ले लेना चाहती हों। कितना भयानक दृश्य था। बाद में जब मैंने रेतीले टीले के बढ़ने से ध्वस्त एक प्राचीन दुर्ग देखा तो रेगिस्तान की विध्वंस शक्ति का सही आभास हो पाया। दुर्ग की 4 दीवारें मिट्टी की बनी थी। चारों कोनों पर जमीन से कोई 20 मीटर ऊंची बुर्जियां सी थीं। दीवार से लगे रेतीले टीले पर चढ़कर मैं आसानी से दुर्ग के एक कोने पर चढ़ गया। पाया कि 4 दीवारी ने रेत को आगे बढ़ने से रोकने का काम किया था, मगर उत्तर में एक फाटक जितनी बड़ी दरार पड़ गई थी। जाहिर है कि रेत की लहरें इस दरार से दुर्ग के अंदर उमड़ पड़ी और सब कुछ को रौंदती कुचलती 15,000 वर्ग मीटर जमीन को अपनी चपेट में लेती चली गई। मैं 4 दीवारी से उतरकर दुर्ग के भीतर आया। इस ध्वस्त दुर्ग में चहलकदमी करते हुए मैंने जहां तहां प्राचीन काल की ईंटें, खपरैल और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े बिखरे हुए पाए। साथ में किसी पुरातत्ववेत्ता के न होने की वजह से यह मालूम न हो सका कि चीजें किस राजवंश काल की हैं। इस इलाके में हान राजवंशकालीन लंबी दीवार गुजरती है। आज यहीं पर लंबी दीवार नामक जन कम्यून स्थित है। प्राचीन काल में वो दुर्ग एक बैरक था। बाद के कालों में शायद असैनिक लोग भी दुर्ग में रहने लगे थे। स्थानीय किसानों का कहना है कि उनके दादा परदादाओं ने उसी दुर्ग से गांव में आकर घर बनाए थे। दुर्ग की दीवार से दूर 2 रक्षा वन पंक्तियां साफ साफ नजर आती थीं, जो एक लंबोतरी वृक्ष को घेरे हुए थी। गांव के अधिकारी ने बताया कि 30 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रक्षा वन पंक्तियां
गांव के 1000 हेक्टेयर से अधिक खेतों को संरक्षण प्रदान करती हैं। रक्षा वन पंक्तियों में मुख्यतः नैरो लीव्ड ओलिस्टर के पौधे थे। फल का रंग रूप बेर जैसा था, लेकिन आकार में बेर से कहीं छोटा था। मैंने 2-3 फल तोड़कर चखे। फलों में रस न के बराबर था, थोड़ी कड़वाहट थी, मगर चबाते चबाते थोड़ी मिठास भी महसूस हुई। रेगिस्तान के छोर पर फलों के बागान भी लगा दिए गए हैं, जिनमें सेब और नाशपाती के पेड़ थे। दोपहर को मैं एक किसान के घर में खाना खाने गया। मकान के दरवाजे और खिड़कियों पर लकड़ियों से आकर्षक बेल बूटे बनाए गए थे। सफेद दीवार पर लाल लाल मिर्चों के गुच्छे लटके थे, जो बहुत लुभावने लगते थे। छोटे से आंगन में सूरजमुखी के पौधे और सब्जियां उगी थीं। रेतीले टीलों से घिरे इस आरामदेह किसान घर में आकर अजीब चैन महसूस हुआ। मालिक ने मुझे ईंट से बने पलंग पर बिठाया, जिसके नीचे आग जल रही थी। मैंने लाल मिर्च, आलू और बंद गोभी की तरकारी के साथ नूडल्स खाए। बड़ा मजा आया। खाने के बाद मालिक फिर एक बड़ी थाली में सोयाबीन की फलियां लेकर आया और कहा, अभी खेत से तोड़कर लाया हूं, जरा मजा लें। इस मेहमान नवाजी को भला मैं कैसे अस्वीकार कर सकता था। सोयाबीन की फलियां खाते हुए हम घुल मिलकर बातें करते रहे। टेंगर रेगिस्तान के छोर पर स्थित इस गांव की आबादी 14,000 थी। मुक्ति के बाद के प्रारंभिक समय में रेगिस्तान के विस्तार से खेत कम होने लगे थे। बहुत से किसान घर बार छोड़कर दूसरे स्थानों में चले गए। 1952 से योजनाबद्ध रूप से वृक्षारोपण शुरू हुआ। 1956 तक रक्षा वन पंक्तियां उभर आईं। कृषि उत्पादन विकसित हुआ और जनजीवन में सुधार आने लगा। तब बाहर गए हुए लोग धीरे धीरे अपनी जन्मभूमि वापस लौट आए। हाल के सालों में वृक्षारोपण का कार्य, जो एक अरसे तक बंद रहा था, फिर शुरू हो गया। किसानों ने प्रसन्नता के साथ मुझे बताया कि उनके गांव की रक्षा वन पंक्तियां पड़ोस की मिन्शिन काउंटी की रक्षा वन पंक्तियों से जुड़ जाएंगी। राज्य ने शिनचियांग से कांसू निंगशिया और भीतरी मंगोलिया से गुजरते हुए हेलोंगचियांग तक 5000 किलोमीटर लंबी रक्षा वन पंक्ति खड़ी करने की योजना बनाई है। कहते हैं कि अंतरिक्ष यान से नीचे पृथ्वी पर चीन की लंबी दीवार स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि कुछ वर्षों बाद अंतरिक्ष यान से लंबी दीवार के समानांतर एक हरित लंबी दीवार भी दिखाई पड़ेगी। तो मित्रों, आज के इस भाग में यहीं तक। अगली कड़ी के साथ अगली बार हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे सभी भिक्षु अपनी पश्चिम की यात्रा पर आगे बढ़े चले जा रहे थे। घोड़े पर बैठे हुए गुरुदेव ने जब अपनी नजर घुमाई और चारों ओर देखा कि उस पर्वत का नजारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही लुभावना था। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहाड़ में गहरे घुसते हुए सांचांग का आतंक ग्रसित मन यानी डरा हुआ मन रह रहकर कांप उठता था। अपने घोड़े की लगाम कसकर थामे वह ऊंचे सुर में कह उठा, आह, कब लौटूंगा राजप्रासाद में। उसकी ये हताश भरी आवाज सुनकर वानर हंसता हुआ कहने लगा, गुरुदेव, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, धीरे धीरे चलते रहें, आपकी सफलता तो होनी ही है। सफर में गुरु और शिष्यगण को पता भी नहीं चल पाया कि सूरज कब ढल गया। दूर अपनी नजर घुमाकर देखने पर गुरुदेव को एक के पीछे एक अट्टालिकों की अनेक पंक्तियां और अनेक विशाल महाकक्ष दिखाई पड़े। सांचांग बोला, शिष्यों, समय बीत चुका है। सौभाग्य से वे अट्टालक और महाकक्ष पास ही हैं। मेरा मानना है कि ये किसी बौद्ध या ताओपंथी मठ अथवा विहार के ही होंगे। आज की रात यहीं बिताकर हम कल सुबह ही अपने रास्ते पर फिर चल पड़ेंगे। यह सब सुनकर वानर बोला, गुरुदेव, आप ठीक ही कह रहे हैं। मैं पहले जाकर देख आता हूँ कि यह जगह सही है भी या नहीं। तब तक आप मेरा यही इंतजार कीजिए। महान मनीषी हवा में उछला और उसने उस जगह का निरीक्षण किया। असल में वह एक बौद्ध मठ ही था। उसने देखा लाल रंग पुती ईंटों ढकी दीवारें, द्वारों पर लगी हुई स्वर्ण की खूंटियां, पर्वतों मध्य मीनारों की श्रृंखला सी, महाकक्ष थे अनेक पहाड़ों में छिपे हुए। यह नजारा देख अपना मेघ नीचे उतारकर महान मनीषी ने सांचांग को बताया, गुरुदेव, यह एक बौद्ध विहार है। रात बिताने के लिए यह एक अच्छी जगह है। चले, हम सब वहीं चलते हैं। श्रद्धेय भिक्षु ने घोड़ा आगे बढ़ा दिया और सीधा चलकर वे विहार के प्रवेश द्वार में आ पहुँचे। वानर ने पूछा, गुरुदेव, यह कौन सा विहार है? सांचांग ने उत्तर दिया, अभी तो मेरा घोड़ा यहाँ आकर रुका ही है। अभी तो मुझे रकाब से पाँव निकालने का वक्त भी नहीं मिल पाया है। वानर बोला, लेकिन आप तो बचपन से ही भिक्षु रहे हैं। सूत्रों और धर्म की शिक्षा पाकर आपने पहले ही कन्फ्यूशियस के ग्रंथ पढ़ लिए थे। ऊपर से आप पर थांग सम्राट की कृपा दृष्टि भी रहती है। तो फिर आप उस दरवाजे पर लिखे वो बड़े बड़े अक्षर क्यों नहीं पढ़ पाते? श्रद्धेय गुरुदेव ने झिड़का, अरे मूर्ख वानर, तुझे पता भी है कि तू क्या बक रहा है? मैं अपने घोड़े को पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा रहा था। सूरज की रोशनी मेरी आंखों के सामने ही थी।
और ये रेखा अक्षर जो तू देख रहा है वो सब धूल से ढके हुए हैं, इसी वजह से मैं उन्हें देख नहीं पा रहा। इस पर वानर ने प्रणाम में झुककर खुद को 20 हाथ ऊंचा कर लिया। उसने अपने हाथ बढ़ाकर रेखा अक्षरों पर जमी धूल पोंछ दी और फिर गुरुदेव से उन्हें पढ़ने के लिए बोला। बड़े बड़े रेखा अक्षरों में 5 शब्द लिखे हुए थे, सम्राट द्वारा स्थापित बहुमूल्य उपवन विहार। इसके बाद वानर अपने मूल रूप में आ गया और उनसे जानना चाहा कि उनमें से कौन अंदर जाकर वहाँ ठहरने की अनुमति लेगा। सांचांग बोला, मैं जाऊंगा। तुम सब इतने क्रूर हो, इतने कुरूप हो, जल्दी से गुस्सा करने वाले हो कि जरूर तुम्हें देखकर यहाँ के भिक्षु डर कर हमें यहाँ रुकने की इजाजत ही नहीं देंगे। वह ठीक नहीं होगा। वानर ने कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम ही अंदर चले जाओ। भिक्षु दंड नीचे रख, टोपी उतार, कपड़ों को संवार, दोनों हाथ जोड़े सांचांग दरवाजे के अंदर चला गया। दोनों ओर लगे प्रलाक्षित जंगलों के पीछे 2 वज्रपाणी देवता ऊंचे आसन पर बैठे थे। दोनों की प्रतिमाएं बहुत तेजस्वी और बहुत ज्यादा उग्र भी थी। इन प्रतिमाओं को देखकर सांचांग ने सिर हिलाया, गहरा सांस छोड़ा और कहा, यदि पूर्व में इन जैसी विशाल प्रतिमाएं बनाकर उनके सामने धूप जलाई जाए और उनका पूजन करने वाले लोग होते तो मुझे पश्चिमी स्वर्ग जाने की जरूरत ही न होती। और भी ज्यादा सांस छोड़ता हुआ वह विहार के भीतरी दरवाजे के पार चलता गया। भीतरी दरवाजे के पार जाने पर उसे 4 ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ दिखाई दिए। नजर उठाने पर उसने मुख्य बुद्ध महाकक्ष देखा। उसने हाथ जोड़कर मूर्तियों के सामने लेटकर प्रणाम किया, फिर उठकर वृद्ध चत्वार की परिक्रमा लगाई और पिछले दरवाजे से बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने देखा कि बुद्ध की मूर्तियों के पीछे दक्षिणी महासागर की संरक्षिका बोधिसत्व क्वानिन की मूर्ति भी वहां स्थापित थी। उस मूर्ति की कारीगरी बहुत ही उच्च कोटि की थी। महाकक्ष की दीवारों पर सिर उठाए सागर में उछलते कूदते खेलते झींगों, मछलियों, केकड़ों और कछुओं की आकृतियां भी बनी हुई थी। श्रद्धेय भिक्षु ने निराशा में सिर हिलाकर सांस छोड़ा और कहा, हे देव, जब शल्क और कवचधारी जीव जंतु भी भगवान बुद्ध की अर्चना करते रहते हैं तो इंसान ही नैतिक जीवन बिता क्यों नहीं पाता। उसने अभी सांस छोड़ा भी नहीं था कि मठ के अंदर के हिस्से वाले दरवाजे से निकलकर एक भिक्षु वहां आ पहुंचा। सांचांग की विशिष्ट आकर्षक मुद्रा देखकर उसके पास आ पहुंचा और पूछने लगा, आदरणीय भंते, आपका यहाँ आना कैसे हुआ और कहाँ से हुआ है? सांचांग ने जवाब दिया, मुझे महामहिम थांग सम्राट ने पश्चिमी स्वर्ग जाकर बुद्ध पूजन करने और धर्म ग्रंथ लाने भिजवाया है। आज शाम हो जाने पर आपके विहार पर आ पहुंचने की वजह से मेरा निवेदन है कि हमें यही रात गुजारने की इजाजत दे दी जाए। भिक्षु ने बताया, श्रद्धेय, कृपया मुझ पर गुस्सा ना करें, लेकिन मैं इस विषय में कोई निर्णय नहीं ले सकता। मैं तो यहाँ झाड़ू देने, घंटा बजाने और यहाँ के रोजमर्रा के काम करने वाला एक आम सा गृहस्थ कर्मचारी हूँ। हमारे आदरणीय मठाधीश वहाँ अंदर बैठे हैं, वे ही इस मठ के प्रभारी हैं। मैं उन्हीं को बता देता हूँ, अगर उन्होंने आपको यहाँ रुकने की इजाजत दी तो मैं आपको दोबारा बुलाने के लिए बाहर आ जाऊंगा, और अगर उन्होंने अनुमति नहीं दी तो मैं आपका और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर पाऊंगा। सांचांग बोला, आपको कष्ट देने के लिए अनेक धन्यवाद। गृहस्थ कर्मचारी ने मठाधीश को, जो सारे धार्मिक अनुष्ठानों की देखरेख भी करता था, बताया, श्रीमान, बाहर कोई सज्जन आए हुए हैं। मठाधीश उठ बैठा। उसने अपने पद के अनुरूप ही कपड़े पहन लिए और दंड हाथ में लेकर उसे जल्दी ही भीतर ले आने के लिए दरवाजा खोलते हुए पूछा, वे कहाँ हैं? कर्मचारी ने कहा, क्या आपको मुख्य महाकक्ष के पीछे खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे? सांचांग दरवाजे के सहारे झुका खड़ा था। उसने 25 चीथड़े जोड़कर बनाया गया चीवर शरीर पर और मैली धब्बे पड़ी बोधि धर्म चप्पलें पाँव में पहन रखी थी। उसे देखते ही मठाधीश ने कर्मचारी को डांटा, भाई, जान पड़ता है अभी तुम्हें अनेक बार कोड़ों से पीटा जाना चाहिए। क्या तुम अभी तक ये नहीं समझ पाए हो कि मैं इस मठ का कितना ऊंचा पदाधिकारी हूँ? मैं केवल उन्हीं भद्र पुरुषों का स्वागत किया करता हूँ जो नगर से चलकर यहाँ धूप प्रज्वलित करने के लिए आया करते हैं। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो गए जो तुमने इस जैसे भिक्षु का स्वागत करने के लिए मुझे यहाँ आने को कहा? इसका चेहरा तो देखो, साफ जान जाओगे कि यह कोई सच्चरित्र व्यक्ति नहीं है। यह तो इधर उधर घूमता रहने वाला कोई भिखारी है जो रात हो जाने की वजह से यहाँ हमसे आसरा मांगने चला आया है। हमारा आवाज ऐसे नीची श्रेणी के लोगों के लिए नहीं बना है। यह चाहे तो वहाँ सामने पेड़ के नीचे बैठकर पूरी रात बिता सकता है, उसके लिए मेरी इजाजत मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह मुड़ा और वहाँ से चलता बना। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि सांचांग को रास्ते के बीच में पश्चिम की तीर्थ यात्रा में एक मठ दिखाई पड़ता है। रात ज्यादा हो जाने के कारण वे सभी भिक्षु तय करते हैं कि वे रात वहीं गुजार लेंगे और अगले दिन सुबह अपनी यात्रा दोबारा से शुरू करेंगे। वहां जाकर सांचांग अंदर अनुमति लेने के लिए घुसता है और वहां पर मठाधीश का बुरा व्यवहार देखकर उसे बहुत ही दुख होता है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सांचांग उस मठाधीश का कथन सुन लेता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह कहने लगता है, शोक, महाशोक, कितना सच है ये कहना। घर से निकला धूल बराबर। मैं तो बचपन से ही भिक्षु रहा हूँ। हे देव, कौन जाने मैंने किस जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे कि इस जन्म में मेरी ऐसी दुरात्माओं से भेंट हो रही है।
ठीक है भिक्षु, तुम हमें रात में यहाँ ठहरने को जगह ना भी देते, लेकिन तुम्हें ऐसी बातें करने और हमें वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर पूरी रात बिताने को कहने की क्या जरूरत थी? ये तो अच्छा हुआ कि तुमने उखुम को यह सब नहीं कहा। अगर उसे कहा होता तो वह यहाँ आकर लौहदन से तुम्हारी टांगे तोड़ देता। फिर वह सोचने लगा, कोई बात नहीं, कहा जाता है व्यक्ति की पहचान उसके शिष्टाचरण से होती है। मैं खुद अंदर जाकर उसे पूछकर देखता हूँ, देखूं वह क्या बोलता है। दरवाजे से निकल सांचांग मठाधीश के निवास स्थान तक चला गया। वहाँ उसने अपने ऊपरी कपड़े उतारे, क्रोध में भरा बैठा उसे देखा। उसकी मेज पर कागजों के ढेर को देखकर सांचांग समझ ही नहीं पाया कि वह कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहा था या किसी के लिए बौद्ध क्षमादेश लिखने में व्यस्त था। आगे जाने की हिम्मत न कर सांचांग प्रांगण में ही खड़ा रहा। उसने मठाधीश को झुककर प्रणाम किया और ऊंचे सुर में कहा, मठाधीश महोदय, आपका शिष्य आपको प्रणाम करता है। उसे अंदर आ पहुंचा देखकर मठाधीश बहुत झुंझला उठा, बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने धीरे से उसका प्रणाम स्वीकार तो किया और पूछा, कहाँ से आए हो? सांचांग ने जवाब दिया, मुझे महान थांग सम्राट ने पश्चिमी स्वर्ग के जीवित बुद्ध का पूजन कर धर्म ग्रंथ लाने के लिए भेजा है। आपके मठ पर रात के वक्त पहुंचने की वजह से मैं यहाँ ठहरने की जगह की याचना करने आया हूँ। मैं कल सुबह होते ही पहली किरण के साथ ही यहाँ से चला जाऊंगा। अब जाकर मठाधीश ने थोड़ा सा झुककर प्रति नमस्कार किया और कहा, क्या तुम ही सांचांग हो? जी मैं ही हूँ। अगर तुम पश्चिमी स्वर्ग ही धर्म ग्रंथ लेने जा रहे हो तो भला तुमको वहाँ का रास्ता क्यों नहीं पता है? सांचांग ने जवाब दिया, मैं पहले कभी इस ओर आया ही नहीं था। मठाधीश ने कहा, यहाँ से लगभग 1.5 कोस पश्चिम की ओर 10 कोस पाठशाला है, वहाँ भोजन भी बांटा जाता है। रात को तुम वहाँ ठहर भी सकते हो। हमारे यहाँ दूर से आए भिक्षुओं के लिए रात बिताने का कोई इंतजाम नहीं किया जाता। सांचांग बोला, मठाधिपति महोदय, कहा जाता है हम भिक्षुओं के लिए सारे बौद्ध और ताओ मठ और विहार विश्राम स्थल होते हैं। विहार के दरवाजे का दर्शन मात्र भात के कटोरे जैसा सुखद होता है। आप हमें यहाँ ठहरने से मना नहीं कर सकते। आपके कहने का मतलब क्या है? रोष में भरा मठाधीश गर्जन उठा, तुम सभी यहाँ वहाँ भटकने वाले भिक्षु बहुत चालाक हुआ करते हो, ठीक है ना? सांचांग ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मठाधीश ने जवाब दिया, क्या तुमने वो प्राचीन कहावत नहीं सुनी? नगर में जब आ पहुंचा था व्याघ्र तो सारे गृहस्थों ने दरवाजे बंद कर लिए। अभी तक यद्यपि उसने किसी को न काटा, लेकिन व्याघ्र तो होता बदनाम है पहले से। सांचांग ने फिर पूछा, व्याघ्र तो होता है बदनाम पहले से? ये कहने से आपका क्या मतलब है? इस पर उसे जवाब मिला, कुछ वर्ष पूर्व भ्रमणशील भिक्षुओं का एक दल हमारे यहाँ द्वार पर आ बैठा। उनकी अस्त व्यस्त दशा, फटे वस्त्र, नंगे पांव और नंगे सिर देखकर मुझे बहुत कष्ट हुआ और उन पर बड़ी दया आई। इसलिए मैंने उन्हें अपने आवास में ही बुला लिया, उन्हें अपनी जगह में स्थान दिया, भोजन करवाया, हर एक को पुराने वस्त्र दिए और कुछ दिन यहाँ रहने की इजाजत भी दे दी। उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि बिना किसी शुल्क के भोजन और बिना किसी शुल्क के वस्त्र पाकर उनके मन यहाँ से जाने का विचार छोड़ ही देंगे। वे 7-8 वर्षों तक यहीं बने रहे। मुझे उनके रहने पर कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन दिक्कत थी उनके भयंकर कामों पर। सांचांग ने पूछा, भयंकर काम? कैसे भयंकर काम? मठाधीश बोला, बताता हूँ, सुनो। कार्य रहित होते या ऊब जाते वे दीवारों पर चढ़कर खपुरैल फेंका करते अथवा उखाड़ लिया करते थे बखुदा ही मठ की दीवारों पर लगी हुई खूंटियां। शीत के दिनों में वे जला दिया करते थे जंगलों खिड़कियों की चौखटें उखाड़कर। ग्रीष्म काल में प्रायः बाहर सो जाते वे द्वारों को उखाड़ते ध्वस्त कर देते थे, चीर चीर देते थे ध्वजाएं पताकाएं, पट्टियां बनाकर पांव पर लपेट लेने को। धूप बेच देते, हाथी दांत भी बेच आते, शलजम की गांठें ले आते उस धन से। सदा जलते दीपों का तेल चुरा लेते थे, जुए में हाराते थालियों कड़ाहों को। यह सुनकर सांचांग ने सोचा, हे भगवान, मैं तो ऐसा चरित्रहीन भिक्षु नहीं हूँ। वह बिल्कुल रोने को हो आया था, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि उसे रोता हुआ देखकर कहीं वह मठाधीश उसका मजाक न करने लग जाए। इसलिए उसने चालाकी से अपने आंसू पोंछ डाले, हिचकियां थाम ली और अपने शिष्यों के पास तुरंत ही चला गया। उसे गुस्से में देखकर वानर ने पूछा, गुरुदेव, क्या भीतर भिक्षुओं ने आपके साथ मारपीट की है? सांचांग का जवाब था, नहीं। वानर ने कहा, जरूर मारा है, नहीं तो आपकी सिसकियां क्यों सुनाई देती? क्या उन्होंने आपको धुतकार दिया है? सांचांग ने जवाब दिया, नहीं धुतकारा। वानर ने दोबारा से पूछा, न मारा न धुतकारा, फिर आप इतने परेशान क्यों हैं? कहीं घर की याद तो नहीं आ रही ना? थांग भिक्षु बोला, यहाँ भले लोग नहीं रहते। मुस्कान भरते हुए वानर ने कहा, फिर तो अवश्य ही ताओपंथियों का मंदिर रहा होगा। सांचांग ने गुस्से में उत्तर दिया, ताओपंथी केवल ताओ मंदिरों में ही मिला करते हैं। यह एक बौद्ध विहार है और यहाँ केवल बौद्ध भिक्षु ही रहते हैं। वानर बोला, बड़े अजीब हैं आप। अगर वे लोग बौद्ध भिक्षु ही हैं, तो फिर वे सब हम जैसे ही होंगे ना। जैसा कहा जाता है, बौद्ध समाज के सभी लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं। ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं जाकर देखता हूँ।
अपने सिर पर जड़ा स्वर्ण पट छूकर भव्य वानर ने अपना लहंगा कसा और सीधा मुख्य पूजा गृह में जा घुसा। उसने वहां रखी तीनों बुद्ध प्रतिमाओं की ओर उंगली उठाकर कहा, भले ही आप स्वर्ण की मुलम्मा चढ़ी मिट्टी की कृत्रिम अनुकृतियां मात्र हैं, फिर भी आपके भीतर कुछ भावनाएं तो जरूर होंगी। आज शाम मैं यहाँ विश्राम करने के लिए जगह मांगने आया हूँ, क्योंकि मैं पश्चिमी स्वर्ग जाकर बुद्ध का पूजन और धर्म ग्रंथ लाने वाले थांग भिक्षु का संरक्षण कर रहा हूँ। आप तीनों अभी इसी पल हमारे आने की घोषणा कर दीजिए। अगर आज रात हमें यहाँ ठहरने नहीं दिया गया तो आपकी मुलम्मा चढ़ी देहों को अपने लौह दंड के एक ही वार से चूर चूर कर दूंगा और इस तरह सबको बता दूंगा कि आप असल में मिट्टी के माधो ही हैं। जिस वक्त वानर इन बातों से अपना गुस्सा दिखा रहा था, तब शाम को धूप प्रज्वलित करने वाला एक गृहस्थ सेवक बहुत सारी अगरबत्तियां जलाकर उन्हें बुद्ध मूर्तियों के सामने रखे अगरदान में लगाता जा रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को साधांगा नमस्कार। श्रोताओं को राकेशवत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। पिछले पाठ में हमने सिनेमा घर के बारे में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ वाक्य सीखे थे। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 你平时喜欢听什么音乐？ आपको प्रायः कौन सा संगीत सुनना पसंद है? 我就爱听摇滚乐。 मुझे सिर्फ रॉक म्यूजिक पसंद है। 你最喜欢的歌手是谁？ आपको कौन सा गायक सबसे अधिक पसंद है? 这首歌最近特别流行。 ये गीत आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। शाओथांग जी, मैं संगीत प्रेमी हूँ, इसलिए मुझे ये जानना चाहिए कि संगीत को चीनी में कैसे कहा जाता है। जरूर, संगीत को चीनी में कहा जाता है यिनयुए। यिनयुए। फिर चीनी में आपको प्रायः कौन सा संगीत सुनना पसंद है कैसे कहा जाएगा? आप कह सकते हैं 你平时喜欢听什么音乐？ 你平时喜欢听什么音乐？ 你 तुम या आप। 你 平时 आम समय प्रायः। 平时 喜欢 पसंद। 喜欢 什么 कौन सा। 什么 音乐 संगीत। 音乐？ 你平时喜欢听什么音乐？ 你平时喜欢听什么音乐? आपको प्रायः कौन सा संगीत सुनना पसंद है? आइए सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 你平时喜欢听什么音乐？ 有时听民歌，有时呢听流行歌曲。 शाओथांग जी, मुझे सिर्फ रॉक म्यूजिक सुनना पसंद है, इसे चीनी में कैसे कहेंगे? 我就爱听摇滚乐。我就爱听摇滚乐。我 मैं 我 就 सिर्फ 就 爱听 सुनना पसंद है 爱听 摇滚乐 रॉक म्यूजिक। 摇滚乐。 याद रहे, रॉक म्यूजिक को चीनी भाषा में 摇滚乐 कहा जाता है। 摇滚乐。我就爱听摇滚乐。我就爱听摇滚乐。मुझे सिर्फ रॉक म्यूजिक पसंद है। आइए सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत। 你平时喜欢听什么音乐？ 我就爱听摇滚乐。 शाओथांग जी, यदि मैं चीनी मित्र से पूछना चाहता हूँ कि उसे सबसे अधिक कौन सा गायक पसंद है, तो चीनी में कैसे पूछना चाहिए? आप कह सकते हैं 你最喜欢的歌手是谁？ 你最喜欢的歌手是谁？ 你
आप या तुम 你 最喜欢 सबसे अधिक पसंद 最喜欢 歌手 गायक या गायिका 歌手 是 होना 是 谁 कौन सा 谁？你最喜欢的歌手是谁？你最喜欢的歌手是谁？आपको सबसे अधिक कौन सा गायक पसंद है? आइए सुने आज के पाठ की तीसरी बातचीत। 你最喜欢的歌手是谁？我最喜欢刘德华。 मुझे मालूम है कि ये गीत इन दिनों बहुत लोकप्रिय हो रहा है। इस वाक्य को आप चीनी में कह सकते हैं 这首歌最近特别流行。这首歌最近特别流行。这ये 这 首 गीत की संख्या वाचक शब्द 首 歌 गाना या गीत 歌 最近 आजकल 最近 特别 बहुत अत्यंत 特别 流行 लोकप्रिय 流行。这首歌最近特别流行。这首歌最近特别流行。ये गीत आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। आइए सुने आज के पाठ की चौथी बातचीत। 这首歌最近特别流行，是吧？我挺喜欢听的。 आए अब हम आज के पाठ की सारी बातचीत दोहराएं। 你平时喜欢听什么音乐？你平时喜欢听什么音乐？平时 प्रायः 平时喜欢听 सुनना पसंद 喜欢听什么 क्या कौन सा 什么音乐 संगीत 音乐？我就爱听摇滚乐 मुझे सिर्फ रॉक म्यूजिक पसंद है 我就爱听摇滚乐。 जो केवल या सिर्फ 就 爱听摇滚乐 रॉक म्यूजिक सुनना पसंद 爱听摇滚乐。你最喜欢的歌手是谁？你最喜欢的歌手是谁？你最喜欢的歌手 आपका सबसे पसंदीदा गायक 你最喜欢的歌手？这首歌最近特别流行。这首歌最近特别流行。这首歌 ये गीत 这首歌特别流行 बहुत लोकप्रिय 特别流行。 अच्छा अब हम आज के पाठ की सारी बातचीत सुने। बातचीत एक 你平时喜欢听什么音乐？有时听民歌，有时呢听流行歌曲。 बातचीत दो 你平时喜欢听什么音乐？我就爱听摇滚乐。 बातचीत तीन 你最喜欢的歌手是谁？我最喜欢刘德华， बातचीत चार 这首歌最近特别流行，是吧？我挺喜欢听的。 अच्छा आज का पाठ यहीं तक। अब राकेश वत्स और सावधान को आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है।